नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आज के मुद्दे में बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, इनके अंदर विकास को लेकर जुबानी जंग बहुत तेजी से देखने को मिल रही है। दोनों ही ओर से अपने अपने कार्यकाल में विकास को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। तो इन दावों के बीच कुछ सच्चाई ऐसी भी है जो आंखें खोलने वाली है। और आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री के बीच ये जो जुबानी जंग चल रही है, इसके मायने क्या हैं? सीएम पर सीधा हमला कर क्या डॉक्टर रमन सिंह पार्टी में पकड़ मजबूत कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ के विकास के लिए पक्ष विपक्ष को क्या एक नहीं होना चाहिए? कांग्रेस बीजेपी की सियासी लड़ाई से क्या विकास की राह निकल पाएगी? कई पैमानों पर छत्तीसगढ़ के आज भी पिछड़े होने के जिम्मेदार कौन है? और इस पर हम बातचीत करेंगे। कुछ मेहमान जुड़ेंगे, तारुफ बाद में कराएंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम रमन सिंह और मौजूदा सीएम भूपेश बघेल के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। दोनों के बयानों में ये जताने की कोशिश दिख रही है कि छत्तीसगढ़ के विकास के उनसे ज्यादा काम किसी ने नहीं किया। सबसे पहले रमन सिंह का ये बयान सुनिए। मुख्यमंत्री जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को जानते ही नहीं। 2 साल में तो एक भी नए सड़क तो बनानी ना बनाने के लिए कोई योजना स्वीकृत की। उनको शायद ये नहीं मालूम है, पुराने आंकड़े याद दिला दूं कि छत्तीसगढ़ में 1200 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना था जब मैं मुख्यमंत्री बना, वो 21,000 किलोमीटर हो गया। 30,000 किलोमीटर सड़कें थी छत्तीसगढ़ में, 30,000 किलोमीटर 2003 में, वो 60,000 किलोमीटर हो गया 15 सालों, 60,000। जितने नेशनल हाईवे बस्तर जा रहे हैं तो एक बार बस्तर में लोगों से पूछे कि नेशनल हाईवे मिट्टी का हुआ करता था। यदि जगदलपुर से दंतेवाड़ा और इधर सुकमा और इधर कोंटा छत्तीसगढ़ का आखिरी बॉर्डर, वहाँ मिट्टी की सड़कें हुआ करती थी नेशनल हाईवे। आज कोंटा तक, आज सुकमा तक, आज दंतेवाड़ा तक, जहाँ पे 6 महीने गाड़ियाँ बंद हुआ करती थी, आज बस्तर के आखिरी कोने तक गाड़ियां धड़धड़ाते हुए 100 की स्पीड में जा रही है। इधर रमन सिंह का बयान आया और उधर सीएम भूपेश बघेल ने भी बिना वक्त गवाए रमन पर पलटवार कर दिया। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोग 15 साल में तैयार किए होते तो मुझे जसपुर की सड़कों के निर्माण की घोषणा नहीं करनी पड़ती, रायगढ़ की सड़कों के निर्माण की घोषणा नहीं करनी पड़ती, सरगुजा और बिलासपुर संभाग में इतनी सड़कों के निर्माण की घोषणा नहीं करनी पड़ती। इनका तो कमीशन में सब भेंट चढ़ गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर रमन के बयान पर मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी प्रतिक्रिया दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ऐसे कर देना, जनरल तौर पे कर देना, मैं समझता हूं कि अपरिपक्व प्रचार करने का प्रयास ही वास्तव में है, कोई ठोस बात नहीं है। इन्होंने कहा कि हमने कोंटा तक सड़क बना दिया, क्या हाल है अभी सड़क का? कांकेर के आगे कोंडा गांव जाने के पहले रास्ते की हालत इतनी टूटी हुई है कि अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। बहरहाल विकास के श्रेय को लेकर बीजेपी कांग्रेस की होड़ अपनी जगह है, लेकिन इससे अलग सियासी चश्मे को उतार कर यदि छत्तीसगढ़ की असलियत को देखने की कोशिश करें तो कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। मसलन छत्तीसगढ़ में करीब 18,000 लोगों पर सिर्फ एक ही डॉक्टर है। WHO के मुताबिक 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना ही चाहिए। आत्महत्या के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 9वें नंबर पर है। मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में 11,825 पद खाली है। छत्तीसगढ़ में एक पुलिसकर्मी पर 401 लोगों की सुरक्षा का भार है। छत्तीसगढ़ में 47% महिलाओं में खून की कमी है। खान पान के अभाव में 38% बच्चों का वजन कम है। बेरोजगारी के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 12वें पायदान पर है, तो वहीं प्रति व्यक्ति आय के मामले में छत्तीसगढ़ का स्थान देश में 25वां है। इसमें कोई दो राय नहीं कि नया राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ ने कई मोर्चों पर लंबी छलांग लगाई है, लेकिन एक सच ये भी है कि आज भी छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद और कुपोषण का कलंक कायम है। आज भी कई सुदूर दुर्गम इलाके मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। शायद यही एक वजह है कि 15 साल बाद छत्तीसगढ़ की जनता ने परिवर्तन के लिए वोट किया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बड़ा आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से कुछ नहीं हुआ। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि सड़कें तो बनी नहीं, बिलासपुर संभाग में सड़क देनी पड़ रही है। मतलब साफ है, केवल भ्रष्टाचार के अलावा 15 साल कुछ नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर दोनों ही नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। न्यूज स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राघव पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। तो क्यों ये हंगामा बरपा हुआ है, बात करने की कोशिश करेंगे।
समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। और जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आपको मिलवाते हैं। शिव अनुराग पटेरिया जी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी जी बीजेपी विधायक हैं हमारे साथ, और इसके साथ ही आरपी सिंह जी वरिष्ठ कांग्रेस नेता हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार। आरपी सिंह जी, क्यों ये हंगामा बरपा हुआ है, क्यों ऐसे हालात यहाँ पर हो रहे हैं कि हमें ये बताना पड़ रहा है देखिए हमने इतना किया आप तो कुछ नहीं कर पाए, हमने इतना किया आप तो कुछ नहीं कर पाए, ये क्यों हो रहा है बार बार? देखिए, दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बचे खुचे नेता हैं वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें पता है कि कुछ ऐसा बोलो जिसके ऊपर मीडिया का ध्यान जाए और मीडिया इस पर चर्चा कराए। अगर रमन सिंह जी ऐसे उटपटांग बयान नहीं देते तो क्या हम इतने बड़े चैनल में बैठकर उनके ऊपर चर्चा कर रहे होते? मुझे तो हंसी आती है, एक व्यक्ति जो केंद्र में मंत्री रहा, 15 साल मुख्यमंत्री रहा, वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में ढकेल दिया गया है, वो इतनी हल्की बातें कैसे करता है? 80 के दशक में हिमांशु जी, मेरे पिता विकास खंड अधिकारी थे दंतेवाड़ा। उस समय भी डामर की सड़कें थी और मैं मोटरसाइकिल से यहां से दंतेवाड़ा गया हूं। रमन सिंह जी पता नहीं किस दौर की बात कर रहे हैं कि उन्हें मिट्टी की सड़क दिखाई देती थी। सोचिए, जो आदमी 15 साल मुख्यमंत्री रहा उसको यही पता नहीं कि नेशनल हाईवे के मिट्टी का होता है कि डामर का होता है। मिट्टी की सड़कें कब थी? आज़ादी के पहले रही होंगी, मानता हूं इस बात को। मैंने तो 80 का दशक में भी वहां डामर की चमचमाती सड़कें देखी हैं। तो इस दर्जे का झूठ बोलना और इस बेशर्मी के साथ झूठ बोलना, वो भी सीना ठोक कर, कमाल है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। अच्छा डॉक्टर कृष्णमूर्ति जी, उन्होंने विकास के बड़े बड़े दावे किए। अच्छा एक चीज करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 2 महत्वपूर्ण शहर है। अच्छा पहले पूरी बात कर लीजिए। छत्तीसगढ़ में 2 महत्वपूर्ण शहर है। कर लीजिए पूरी बात कर लीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में 2 महत्वपूर्ण शहर है, एक राजधानी, दूसरा न्यायधानी। न्यायधानी है बिलासपुर, जहां पर हमारा हाई कोर्ट है, जो लोगों की न्याय का यहां पर केंद्र है। 15 साल रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे, 2 शहरों को जोड़ नहीं पाए। बिलासपुर से सरगुजा वो सड़क आज तक बनी नहीं, रायगढ़ से जसपुर वो सड़क आज तक बनी नहीं, और छोड़िए बाकी सब बातों को। 15 साल मुख्यमंत्री रहे, सीएम आवास के सामने की सड़क तक नहीं बना पाए। जो सड़क बनती थी कमीशन खोरी का डामर 3 महीने में उखड़ जाता था और वहां धूल उड़ती थी। हम कई बार स्टूडियो जब जाते थे, सारे चैनलों के स्टूडियो उसी क्षेत्र में हैं, हमें सड़क बदल के जाना पड़ता था। ये तो उन्होंने हाल करके रखा था। सोचिए, अगर उन्होंने काम किया होता, हम भी चुनाव हारे, 3 चुनाव हारे हम, कभी भी हमारी सीटों की संख्या घट के 34 से नीचे नहीं आई, हम बढ़ते गए। ये क्या हुआ? 15 साल की सरकार और 14 सीट, ये आपके कर्म है। अच्छा, जनता आपको बेहतर जानती है, और इसीलिए इनके कार्यकाल में इनका नाम जनता ने रख दिया था कमीशन वाले बाबा। डॉक्टर कृष्णमूर्ति जी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन आरपी सिंह जी ने यहां पर झड़ी लगा दी। हिमांशु जी, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, बेशर्म आनी चाहिए। इसको इस ढंग से बयान करना चाहिए सिंह साहब को कि इनके 2 साल के कार्यकाल हो गए और दावे छाती ठोक के बोलना चाहिए कि हमारे इस कार्यकाल में 1000 किलोमीटर रोड बढ़े, 10,000 किलोमीटर रोड बढ़े, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ऐसा इनको बताना चाहिए था। लेकिन वो बताने में असमर्थ हैं, तो शर्म किसे आनी चाहिए? कांग्रेस को आनी चाहिए, भाजपा को आनी। इन्हें बताना चाहिए कि इस 2 साल के अंदर में इस इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन के क्षेत्रों में हमने क्या क्या उपलब्धि की, हमने कितने कॉलेज खोले, कितने मेडिकल कॉलेज खोले, कितने प्रोफेशनल कॉलेज खोले, यह बताना चाहिए था। तो किसे शर्म आनी चाहिए? इन्हें बताना चाहिए कि मेरे विधानसभा में, जैसे दंतेवाड़ा की बात बता रहे थे सिंह साहब, मेरे विधानसभा में मैंने विधानसभा से प्रश्न पूछा कि आज मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के किन किन गांवों में कितने कितने पैसे की योजना आई है और उन गांवों का विकास ठप पड़ा हुआ है। उन्होंने दिया कि केवल एक ही पैसा आया हुआ है, रोजगार गारंटी का पैसा और 14-15 वित्त का पैसा। ये है। आज कहे तो बताए तो ये सही, कितना रोड बना, कितना स्कूल बना। हमने किसानों की बात करते, किसान को कितने विद्युत पंप दिए हैं, हमने कितने पंप दिए, 4 लाख पंप हमने बांटे थे। किसानों के हमने जो कहा 14% ब्याज लगता था, हमारी सरकार इस 15 साल में उसको 0% में लेकर के आए हैं।
तो ये आंकड़े डेवलपमेंट पे देना चाहिए। आप इनसे पूछ लीजिए कि कितने विद्युत कनेक्शन किसानों के लंबित हैं, कितने किलोमीटर के रोड इस 2 साल में बन चुके हैं। अच्छा देखिए, आप बार-बार रोड की बात कर रहे हैं ना, आज उद्घाटन कर रहे हैं, यही पॉइंट आरपी सिंह जी ने, देखिए यही पॉइंट आरपी सिंह जी ने उठा दिया था कि रायपुर और बिलासपुर को तो जोड़ नहीं पाए हैं और बड़ी-बड़ी बातें यहां पर कर रहे हैं। तो जरा रोड के बारे में बता दीजिए। आप ये बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का आज तक नहीं पता है उन्हें, है ना, ये सारी चीजें निकल रही हैं, तो भैया बता दीजिए आरपी सिंह जी, फिर मैं पटेरिया जी के पास जाऊंगा। हाँ, आज देखिए हिमांशु जी, सड़कें बनी, रमन सिंह के कार्यकाल में सड़कें बनी, इस बात से मैं इंकार नहीं करता, लेकिन सड़कें फाइलों में बनी और पैसा सीधे कमीशन का जेब में गया। रायपुर शहर कभी, हिमांशु जी आइए, हम आपको स्वागत करेंगे, यहाँ के शहर की छाती पर कोढ़ के समान आपको लंबे लंबे खंबे दिखेंगे जिसका विज्ञापन किया गया था। 37 करोड़ की योजना बढ़ते बढ़ते 75 करोड़ की हो गई। अच्छा। दलाली पूरी अंदर, योजना अधूरी। आज हम समझ नहीं पा रहे कि जनता का पैसा उसमें लगा है, उसको पूरा करने के लिए 50 करोड़ और उसमें फूंक दे या उसको तोड़ दे। तो ये इनका विकास था। इनके विकास का मतलब था कमीशन। आपने देखा होगा, जगरगुंडा से लेकर सुकमा तक की रोड की बात कर लीजिए, जहां पर ये नाम लिखा हुआ है कि 6 इंच मोटी गिट्टी होनी चाहिए। अच्छा। वहां पर कमीशन खोरी का डामर लीप दिया जाता था, और जिस सड़क को बनाने में हमारे दर्जनों जवान शहीद हो जाते थे, वो सड़क जिनके खून से सींची गई थी, वहां भी कमीशन। अरे थोड़ी तो शर्म। अच्छा ठीक है, अब सुनिए, इस कदर दलाली। अब मेरे को तो ये चीज समझ में नहीं आ रही है पटेरिया जी की बैठक में कहता हूं, पटेरिया जी 1 साल कमीशन खोरी। अच्छा आरपी सिंह जी, मैं फिर आता हूं ना, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ शिवनराज पटेरिया जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको भी पूरा मौका मैं दूंगा, पूरी बात करूंगा। पटेरिया जी, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी को शर्मानी चाहिए, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस को शर्मानी चाहिए। आप बताइए किसको शर्मानी चाहिए और किसको नहीं, और ये तकरार किस बात की है? हिमांशु जी, मुझे लगता है सियासत को शर्मानी चाहिए। जन कल्याण के, लोक कल्याण के, प्रशासन के मुद्दों पर अगर आप राजनीति करेंगे तो मुझे लगता है ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार के मुद्दों पर आप राजनीति कर लीजिएगा, किसी क्षेत्र की उपेक्षा है उसकी राजनीति कर लीजिएगा, कास्ट क्रीड की पॉलिटिक्स को लेकर कोई चीज़ आगे बढ़ता है तो उस पर राजनीति कर लीजिएगा। मुझे लगता है सड़कों के निर्माण को लेकर राजनीति ना की जाए। उसमें सुझाव हो सकते हैं, उसमें सजेशंस हो सकते हैं, यानी सुझाव दोनों एक ही चीज़ है, और आपका एक प्रोजेक्ट मैप भी हो सकता है। आरपी सिंह साहब की एक बात से मैं पूरी तौर पर सहमत हूं कि 80 के दशक में भी छत्तीसगढ़ में रायपुर से लेकर जगदलपुर तक बहुत सुंदर सड़कें हुआ करती थी, और कई बार डाबर की सड़कें हुआ करती थी। कांकेर में हम ढाबे पर हम लोग रोका करते थे और वीडियो कुछ बसेस चला करती थी, क्योंकि उन दोनों में नक्सलवाद पे काम कर रहा था और लगातार मेरे को आना जाना लगा रहता था। तो सबसे बड़ी बात है, इस बात से तो मैं इनकार करता हूँ कि सड़कें नहीं थी, सड़कें थी। रिमोट एरियाज में आकर आप सड़कें नहीं थी, अबूझमाड़ में सड़कें नहीं थी, ये बात सही है। अबूझमाड़ में जब बस्तर के कमिश्नर LK जोशी साहब थे और बस्तर के कलेक्टर व्यास थे, उनका किडनैप हुआ था, उसके एक दिन पहले हम लोग गए थे और दिल्ली के बड़े पत्रकार मेरे साथ में थे, और उस समय डॉक्टर गुप्ता अबूझमाड़ में हुआ करते थे। लेकिन मेरा प्रस्ताव बताने का कुल मिला के मामला ये है कि बड़े मुद्दों पर, जो आम लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, उस पर सियासत ना हो, उसमें सरकारी कामकाज हो। सड़कें आप बताइए कि आपने कितने किलोमीटर सड़कें आपने बनाई हैं और कितने किलोमीटर सड़कें आपको मिली थी। बहुत अच्छी बात। कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड। आपका काम बोलता है, आपका नाम तब बोलेगा जब आपका काम बोलेगा, और बातें से क्या होता है, बातें तो आप कुछ भी कह सकते हैं। तो मुझे लगता है तथ्यों के साथ चीजें आना चाहिए। दोनों मेरे मित्र हैं, बड़े लोग हैं, एक निवेदन करूंगा, तथ्यों से बात करिएगा। आपके अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात आपने अब शुरुआत तो कर दी है पटेरिया जी, इतनी सड़कें हो गई हैं। पटेरिया जी आपने शुरुआत तो की है। आरपी सिंह जी देखिए, रमन जी कह रहे हैं कि 30,000 किलोमीटर सड़क को बढ़ाकर 60,000 किलोमीटर तक कर दिया, 1200 किलोमीटर PMGSY सड़क को 21,000 तक पहुंचा दिया, राज्य के बजट को 5,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक हमने पहुंचा दिया, राज्य में 2 मेडिकल कॉलेज थे, इसे 10 मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा दिया, छत्तीसगढ़ के गाँव-गाँव तक बिजली दी। आपकी तरफ से एडिशनल क्या कर दिया गया है वो आप बता दीजिए, फिर अगर कुछ कृष्णमूर्ति जी को आपत्ति होगी उनसे जान लेंगे। हिमांशु जी, आपके जो स्थानीय पत्रकार हैं आदित्य नामदेव जी, बड़े होशियार पत्रकार हैं, उनको एक काम पे लगा दीजिए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। रमन सिंह के 15 वर्ष के कार्यकाल में
कुल कितने एकड़ क्षेत्र में यहाँ प्लांटेशन हुआ है वो निकलवा लीजिएगा आप जानकर चौंक जाएंगे और माथा पीट लेंगे अपना कि जितना इस राज्य का क्षेत्रफल उससे ज्यादा में रमन सिंह ने प्लांटेशन करवाया था। तो हम उनसे विकास में नहीं जीत सकते भैया। वो 60,000 कहें 1,20,000 कहें उसको मान लीजिए, भले ही इस राज्य का क्षेत्रफल उतना ना हो वो कुछ भी कर सकते हैं। आरपी सिंह जी सुनिए ना, जो आदमी 36,000 करोड़ का माल घोटाला कर ले, आरपी सिंह जी देखिए, हमसे किसानों के बारे में सवाल आपको पूछे, राजनीति का मेरे से बहुत ज्यादा अनुभव है, आपने राजनीति को देखा है, आपने सरकार को मुझसे कई ज्यादा देखा होगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, उन्होंने जो किया आज इतनी कम सीटें उनकी आ गई आपके मुताबिक, लेकिन जनता को अब आपसे उम्मीद है, तो आप अपना तो बता दीजिए कि आपने क्या किया। हम बता रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज होती है कि मानव सूचकांक पर आप ऊपर उठें। अभी सितंबर महीने में सीएमआई की रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी की दर 6.8% है और छत्तीसगढ़ पे 2%, हमसे कम है आसाम में 1.2%। तो 7% की बेरोजगारी अगर इस प्रदेश में आके 2% हो जाती है, हमारी ये उपलब्धि है। बिल्कुल। रमन सिंह के कार्यकाल में एक दिन मैं रमन सिंह जी की बात उनसे करूंगा, मैं रमन सिंह जी की बात उनसे करूंगा। आरपी सिंह जी नहीं है, 2 वर्षों में कर्ज से एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं किया है, ये हमारी उपलब्धि है। आरपी सिंह जी, आप वो जो रिपोर्ट दलाली और कमीशन खोरी के लिए मोबाइल बांटे जाते थे और प्रदेश को 50,000 करोड़ के कर्ज में आपने डुबो दिया था। आप जो हमारे सहयोगी की बात कर रहे हैं ना, आदित्य नामदेव, उन्होंने और हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कुछ जानकारी हमें मुहैया कराई है, जिन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में करीब 18,000 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है। WHO के मुताबिक 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। आत्महत्या के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 9वें नंबर पर है। मौजूदा समय में पुलिस विभाग में 11,825 पद खाली हैं। एक पुलिसकर्मी पर 401 लोगों की सुरक्षा का भार है। 47% महिलाओं में खून की कमी है छत्तीसगढ़ में। खान पान के अभाव में 38% बच्चों का वजन कम है। बेरोजगारी के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 12वें पायदान पर है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में छत्तीसगढ़ 25वें स्थान पर है। ये कुछ आंकड़े उन्होंने बताए, तो इसके बारे में बता दीजिए, फिर तुरंत रिएक्शन मिलूंगा कृष्णमूर्ति जी से। आपके जितने आंकड़े हैं बिल्कुल सही है, सम्मान करता हूं, लेकिन ये आंकड़े आए कहां से? 15 साल तो आप 2 साल में कुछ तो चेंज करेंगे। 2 साल सत्ता में आए, 1 साल हम चुनाव लड़ते रहे और 1 साल मोदी जी के मेहरबानी से कोरोना झेल रहे हैं। अरे ये मोदी जी की हमने चेंज किया ना। आप देखिए, हमने सबसे पहले मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाया। दंतेवाड़ा जिले को हमने लिया पायलट प्रोजेक्ट रूप में। आज देखिए वहां क्या है, 60% बच्चे कुपोषण से बाहर हैं। महिलाएं जो एनीमिया पीड़ित थी उनको मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत लाए। अच्छा चलिए ठीक है। अब देखिए अब सरकार की मैं बात सुनूंगा तो विपक्ष बुरा मान जाएगा। देखिए विपक्ष को बोलने का पूरा अधिकार है। और अब मैं डॉक्टर कृष्णमूर्ति जी की बात सुनना चाहता हूं, प्लीज थोड़ी देर के लिए। डॉक्टर कृष्णमूर्ति जी बताइए। हिमांशु भाई। हाँ जी। हिमांशु भाई। जी। हिमांशु भाई, सिंह साहब बेफजूल बातें कर रहे हैं और हमें बहुत ही शर्म आ रही है इनकी बेफजूली बातों से। दूसरा चीज, अगर इनमें जांच करने का भ्रष्टाचार हुआ, सरकार इनकी है, क्यों मौन है? ये बताएं, ये क्यों मौन है? किस किस की जांच को ये संस्थित करने वाले हैं, किस पर कार्रवाई करने वाले हैं? झूठ मूठ बात करते हैं, गोल बोल बात करते हैं। हाई कोर्ट भाग के आप चले जाते हो जांच करने बैठते हैं तो दूसरा चीज, बदलापुर चिल्ला के गाना गाने लगते हैं। उसका किसी भी उत्तर नहीं दिया गया, किसी ने उत्तर नहीं दिया। कार्रवाई करे, सजा दे, हाई कोर्ट में खड़ा है, सजा दे। भाई बाप जांच मत कीजिए। आपके हिमांशु भाई, आपको चुप रहने के लिए बोलिएगा, इनको चुप रहने के लिए बोलिए, कल जांच करने के लिए बोलिए। मेरा उत्तर दे रहा, मैंने चुप रहा। सिंह साहब एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सुन रहे थे, आपकी बात सुन रहे थे, जरा सुन लीजिए। आप झूठ बोलेंगे? अरे इकट्ठा झूठ बोलेंगे, चढ़ाई बोलेंगे, इकट्ठा बोलेंगे। हमने भी झूठ बोलेंगे। नेता प्रतिपक्ष हाई कोर्ट क्यों गए हैं? जांच घोटाले की जांच कार्रवाई करें, सजा हो। हाँ या ना बोलिए आप। अरे इसमें हिमांशु भाई जांच करने में क्या है? अरे तो नेता बात करने का तौर तरीका देखिए, जांच को बाधित करने के लिए क्यों गए हैं? उनके तौर तरीके जानकारी में है कि नहीं? ना पटेरिया जी का जवाब दिए, ना आपका जवाब दिए। अरे वो बोल रहे हैं ये सब आप ही छोड़ के पहले जांच कितनी करवाया? आप ही बताओ कितने में सजा दिया? कौन अधिकारी जांच को रोकने के लिए क्यों गए? अरे जिनको है आप उनको सजा दो ना। अरे हाई कोर्ट जांच रोकने के लिए क्यों गए? ये बताइए। एनआईए की फाइल मांगते तो आप क्यों मना करते हैं? को क्यों घसीटते हैं? डरते हैं क्या आप लोग जेल जाने से? बात करें, बोर्ड में तथ्य करें।
अरे विकास की बात है, यही विकास की बात को गोल मोल बात करने वाले हैं। ये नरवा घुरुआ गरुआ बारी और चलो गोबर से संगवारी, इसके अलावा इनके पास कोई चीज नहीं है। क्या बात करेंगे? क्यों नहीं देते हैं आप? कोई बात करेंगे? झीरम की फाइल क्यों नहीं देते हैं? कोई डर लगता है असली हत्यारा पकड़ा जाएगा, डर लगता है। झीरम की फाइल देते? अरे वाह, अरे विकास की बात यहाँ देखो विकास की बातें से कहां आ रहे हैं? सुनिए ना, मैं तो आरपी सिंह जी ये पूछ इसके रहा हूं, पास जो कोई आपने तथ्य नहीं बात करने का? आपने कहा आत्महत्या विकास की बात होनी छत्तीसगढ़ चाहिए। में प्रति व्यक्ति आय की बात करें, एनीमिया की बात करें, महिलाओं में कुपोषण की बात करें, आप कह रहे हैं कि सबकी सब पुरानी सरकार का है। मेरी बात नहीं कंप्लीट हुई। तो कृष्णमूर्ति जी ये पूरा आरोप आप पर है। कृपया करके मुझे एक मौका दिया जाए। बिल्कुल हिमांशु भाई, मुझे मौका दिया जाए, थोड़ी प्लीज देर रुक प्लीज जाइएगा। हाँ प्लीज, मैं ये कह रहा हूं हिमांशु भाई, इनके पास कोई तथ्य थोड़ा है। तो सुन हिमांशु लीजिए भाई ना तथ्य। प्लीज, हाँ, ये बेरोजगारी का 2% या 2% बोलिए। हाँ। मेरी बात सुन लीजिए ना, इनके पास 2% बेरोजगारी का मेडल कहां से मिला है? तो शायद इन्होंने ही किसी भी बेरोजगार को आज तक के कोई बेरोजगारी भत्ता पैसा देने का इन्होंने हिम्मत नहीं किया है और न देने का फैसला, क्योंकि इनके पास एक तथ्य का रिपोर्ट है कि बेरोजगारी हमारे यहां 2% है। कितना बड़ा इनके आंकड़े हैं, इसीलिए जो इनके मैनिफेस्टो में था, आज भी बेरोजगारी भत्ता के लिए उन लोग रोके हुए हैं। कितनों को जर्सी गाय दी, कितने आदिवासी परिवार को नौकरी दी, कितनों को जमीन दिया, कितनों को आज जो है युवा लड़के हैं वो आपको चुनाव में निपटेंगे कि आपने धोखा दे रहे हो, आपने धोखा की बात किया है। बेरोजगारी 2% है, इसलिए बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे। आरपी सिंह जी ने जो एक बात उठाई, मैं वो आपसे पूछना चाहता हूं। मैं तो इस रिपोर्ट को स्वीकार कर रहा हूं। अरे सुन तो लीजिए महाराज, स्वीकार कर रहा हूं। सुन तो लीजिए महाराज, ठीक है एक दूसरे की बच्चियां उधेड़ रहे हैं, लेकिन हमारी भी सुन लीजिए। आरपी सिंह जी ने जो सवाल यहां पर उठाया है कि हमारी इतनी सीटें कभी कम निकल के नहीं आई हैं, आप वहां से यहां पहुंच गए, क्यों? क्योंकि जनता बहुत बड़ा परिवर्तन चाहती थी, क्योंकि अच्छा नहीं चल रहा था। इसके पीछे आप क्या कहेंगे? इतनी कम सीटें क्यों आई? कुछ गलत था या कुछ और वजह? हिमांशु जी, निश्चित तौर पर हमारे 15 साल के कई कारण ऐसे हो सकते हैं। हमने इस 15 साल के अंदर कहीं ना कहीं जनता के अनुरूप में कहीं चूक किए हैं, उसका परिणाम हम लोगों के ये स्थिति में है। हम उस जनाधार को स्वीकार करते हैं, लेकिन हमने 15 साल में जो विकास किए हैं, डिबेट कर ले इस पर। हमने क्या किया, डिबेट कर ले कि हमने कृषि के क्षेत्र में हमने क्या क्या फैसले लिए, और ये क्या फैसले लिए, नरवा घुरुआ गरवा बारी फैसला लिए इन लोग। आंकड़े प्रस्तुत करें, हमने कितने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया, हमने कितने कॉलेज किया, कितने प्रोफेशनल कॉलेज हमने खोला, कितने हॉस्पिटल किया, हमने कितनी सब सेंटर के भर्ती किए। आरपी सिंह जी बोलिए, कितने हमने उच्च शिक्षा के विकास की आती है, मेडिकल कॉलेज को खोला। अब आप क्या करते हैं आरपी सिंह साहब? अभी आप तुरंत एग्रेसिव मोड में आते हैं, फिर आप तुरंत मुस्कुरा देते हैं, फिर आप तुरंत एक तीर छोड़ देते हैं। मैं ये चाहता हूं कि ये जो कॉलेज और जो सड़कों की बात आ रही है, उस बारे में कुछ अपनी बात रख दे कि आप लोगों ने एडिशनल इतना किया है तो जनता जान लेगी। हिमांशु जी, हाँ हिमांशु जी जी, हिमांशु जी देखिए, दो सरकारों का फर्क बताता हूं बड़े आसान शब्दों में। जब हम सत्ता से गए थे तो यहां 500 करोड़ रुपए सरप्लस छोड़ के गए थे। ये जब सत्ता से गए तो 50,000 करोड़ का कर्ज हमारे ऊपर दे के गए। तो एक तरफ ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कर्ज बढ़ा रहे थे, दूसरी तरफ हमारी सरकार आई जिसने किसानों का 11,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। एक तरफ ऐसा मुख्यमंत्री था 15 साल जो किसानों की 4 लाख एकड़ जमीन छीन कर पूंजीपति मित्रों को दे देता था। दूसरी तरफ ऐसा मुख्यमंत्री है जो बस्तर के आदिवासी में 4,500 एकड़ जमीन किसानों को वापस कर देता है जी। तो ये दोनों का फर्क है। एक तरफ एक आदमी ऐसा था जो प्रदेश को बेच रहा था, दूसरी तरफ ऐसा मुख्यमंत्री है जो गोधन न्याय के अंदर गौवंशों का गोबर मुझे पटेरिया जी आपसे एक चीज जाननी है। देखिए आज क्या है कि जब पक्ष और विपक्ष में इतने अच्छे प्रवक्ता, जब पक्ष और विपक्ष में इतने अच्छे प्रवक्ता आ जाते हैं तो फिर थोड़ा सा वो हम लोगों का वक्त खा जाते हैं, तो हम सवाल भी नहीं पूछ पाते। पटेरिया जी एक चीज बताइए, अगर किसी राज्य में इस तरह से एक दूसरे की बस खाल उधेड़ने की कोशिश की जाएगी कि आपने ये किया, हमने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, तो क्या उससे वाकई जनहित के काम हो पाएंगे या नहीं, उसमें बाधा कहीं आती है? आपका विश्लेषण। मुझे लगता है कि अगर सशक्त प्रतिपक्ष हो और सजग सत्ता पक्ष हो तो फिर चीजें एक्सेलरेट होती हैं।
पर्सनल लेवल पर आरोप ना लगे। मुझे लगता है अगर एक दूसरे को लेकर एक श्वेत पत्र जिसे आप कह सकते हैं, व्हाइट पेपर कह सकते हैं, या डॉक्यूमेंटेशन सामने आता है तो चीजें निश्चित तौर पर एक्सीलरेट होती हैं। जो सरकारी तंत्र होता है, जो अफसरान हैं, वो सत्ता पक्ष को बचाने के लिए लगातार काम करने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि हेल्दी डिबेट, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। बस पर्सनल लेवल पर हिट ना किया जाए। मुझे लगता है तथ्यों के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो बहुत अच्छी बात होती है और कम से कम तंत्र सजग रहता है, सक्रिय रहता है। और बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आरपी सिंह जी और कृष्णमूर्ति बांधी जी ने अपनी बात यहाँ पर रखी है। बस जनता के जुड़े जो मुद्दे हैं वो जनता तक पहुंच जाए तो बस साकार हो जाए। हमने 15 साल में, माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है मेरे पास, बहुत माफी के साथ चर्चा को रोक रहा हूं। अगली बार मिलेंगे, बहुत ज्यादा वक्त आप लोगों को दूंगा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।